नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम तैयारी कर रहे हैं जनरल साइंस पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की, जो कि कई बार पिछले सालों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इन सभी को अच्छे से रीड कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। तो दोस्तों, प्रश्न 251 है, मलेरिया रोग के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। दोस्तों, मैं आपको एक बार पहले रिमाइंड करा देती हूँ कि 250 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी पिछली 5 वीडियो में अर्थात 50-50 करके मैंने 5 पार्ट बना रखे हैं, और जो सुविधा चैनल की जो वीडियो है उसमें है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उनको रीड कर लीजिए। तो अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ प्रश्न 251 से। मलेरिया रोग के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ नामक सूक्ष्म जीव मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 252 है, कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है जूल। प्रश्न 253 है, वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। प्रश्न 254 है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, उन दोनों को मिला के यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न 255 है, जब वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तब उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? तो जब वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। प्रश्न 256 है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो वस्तुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न 257 है, ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न 258 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न 259 है, क्या चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं होती है। 260वां प्रश्न है, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न 261 है, ध्वनि के तीक्ष्ण या भारी को होने को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के तीक्ष्ण या भारी होने को तारत्व कहा जाता है। प्रश्न 262 है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। प्रश्न 263 है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न 264 है, ध्वनि की प्रबलता को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में नापा जाता है। प्रश्न 265 है, अल्ट्रासोनोग्राफी करने में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी करने में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 266 है, श्रव्य ध्वनि का परिसर क्या होता है? श्रव्य ध्वनि का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। प्रश्न 267 है, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होता है, इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो दोस्तों, जब भी किसी कुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वह गर्म होता है तो इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। हमारा 268वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल तार पर वोल्टेज कितना होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल तार पर 0 वोल्टेज होता है। प्रश्न 269 है, परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाता है? परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्रश्न 270 है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लघु परिपथ विच्छेदक। प्रश्न 271 है, किस वैज्ञानिक ने विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव की खोज की? तो ऑरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की।
प्रश्न 272 है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। प्रश्न 273 है, लोहे पर जिंक की परत क्यों निक्षेपित की जाती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। प्रश्न 274 है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को निरूपित करती है। प्रश्न 275 है, विद्युत सेल के प्रतीक में ऋण टर्मिनल को किससे निरूपित करते हैं? तो विद्युत सेल के प्रतीक में ऋण टर्मिनल को छोटी रेखा से निरूपित करते हैं। प्रश्न 276 है, सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को क्या कहते हैं? तो सेल के जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट होती है उसको कैथोड कहा जाता है। प्रश्न 277 है, एनोड किसे कहते हैं? तो सेल के धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को एनोड कहते हैं। प्रश्न 278 है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है, कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी या अन्य ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर काट रहे हैं उनको कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। पृथ्वी के लिए किसी वस्तु का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी के लिए किसी वस्तु का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 280 है, कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, भू स्थिर उपग्रह और दूसरा है ध्रुवीय उपग्रह। प्रश्न 281 है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना होता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल है 24 घंटे। प्रश्न 282 है, किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उस वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है सुदूर संवेदन। प्रश्न 283 है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। किसी वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न 288 है, 2 माध्यमों में प्रकाश के वेगों के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 2 माध्यमों में प्रकाश के वेगों के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। प्रश्न 290 है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किस ओर झुक जाती है? तो यह झुक जाती है अभिलंब की ओर। 2 वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम क्या कहलाता है? 2 वक्रों के पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम कहलाता है लेंस। क्या कहा जाता है उसको? लेंस। प्रश्न 292 है, मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। प्रश्न 293 है, कौन सा लेंस किनारों पर पतला और बीच में से मोटा होता है? तो उत्तल लेंस किनारों पर से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। 294वां प्रश्न है, कौन सा लेंस किनारों पर मोटा और बीच में से पतला होता है? तो याद रखना, जो उत्तल लेंस है वो किनारों पर से तो पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, और अवतल लेंस किनारों पर से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। प्रश्न 295 है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 296 है, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 297 है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 298 है, मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे स्थित गहरे रंग की पेशीय संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परितारिका।
प्रश्न 299 है, हवा का वेग बढ़ने से वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हवा का वेग जैसे जैसे बढ़ता है वायु दाब जो है वो कम होता जाता है। प्रश्न 300 है, CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारे इम्पोर्टेंट 300 जो क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए हैं। आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।